क्या जी? डी एंड एफ ब्लॉक की पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए क्लास, एक बात और सुनिए भाई, जैसे ये जो पीडीएफ मैंने आपको दी हुई है, जो बुकलेट आपको दी हुई है, इट इज जस्ट फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पीडीएफ आपको नहीं मिली है, ठीक है? और एफ ब्लॉक में कुछ नहीं है, एफ ब्लॉक सारा का सारा मैं क्लास में कराऊंगा, 3 पेजेस का बस, उसका पीडीएफ में कुछ जिक्र नहीं है। अरे जीरो पे अटका भाई तो यार, अच्छा हॉटस्पॉट कैसे कनेक्ट होगा फिर? हो गया? खुल गया? चलिए, सो क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे और यहाँ से हमने डी ब्लॉक चैप्टर को स्टार्ट करा था। अब मैं आपको ना बिल्कुल 1 बाय 1 करके टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आगे, आप लोग याद करेंगे कि आपको इस टॉपिक से क्या पढ़ाया गया था। एक बार माइक्रो स्पीकर तो मुझे जरा सब बच्चे बताओ, पहले वाले उसमें मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। मैं पहले आपको पूरा प्रेडिक्टेबल समझा रहा था, कहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस्ड है और कहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस्ड है। याद है आप लोगों को? शुरुआत में सिर्फ एक ही मेजर क्वेश्चन था कि ट्रांजिशन मेटल्स किन्हें कहा गया, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के बाकी सबको बोलो क्या कहा गया था? ट्रांजिशन मेटल्स। नहीं आ रहा यार? तो यहाँ पर हम लोगों ने इस सबको पढ़ने के लिए क्वेश्चन कर लिया था। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट द स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट? So किस ग्राउंड पे आप ये कहेंगे? Since the scandium has a partially filled d orbital, so that is why it has a transition element, but zinc has a fully filled orbital, so it is not a transition element. सब बच्चे भाई आता हो भले, लेकिन बोर्ड पे ध्यान से सुनते रहेंगे इस चीज को, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको ये पूरा जो टॉपिक है ना, मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को लेके है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या सीन है। बताना क्या सीन है? हाँ भाई, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सीरीज में कहां पर मैक्सिमम होता है? मिडल में मैक्सिमम होता है ना? अब मिडल में मैक्सिमम क्या है भाई? ठीक है, तो देखो भले ही आपको आता है, लेकिन बस कंटिन्यूसली बोर्ड में फोकस रखना। आप लोगों को इस टॉपिक में सिखाया जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों ही चीजें ना किसी भी डी सीरीज के अंदर, जो 3D सीरीज हो, जो 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो, मिडल में आके मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि बीच वाले एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, तो उनकी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन भी स्ट्रांग होती है। याद आ रहा है? और इस कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है। उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि एक्सट्रीम वालों का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? बता सकते हो आप लोग? जिंक सॉफ्ट क्यों होता है, कैडमियम सॉफ्ट क्यों होता है? रीजन है भैया, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनके बीच में इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं है और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कम है। अनुराग यहाँ पर, तो ये सारा का सारा हमारा हो गया था। लेंथरॉन कॉन्ट्रैक्शन याद है आप लोगों को? क्या थी बताओ जरा? कि 5D सीरीज में 5D ऑर्बिटल भरने से पहले 4f ऑर्बिटल भर जाता है, जिसकी वजह से एक इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है आउटर ऑर्बिटल्स की, और शील्डिंग नहीं हो पाती आउटर ऑर्बिटल्स की, तो जिसके कारण साइज 5D सीरीज एलिमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और उनका साइज 4D सीरीज के एलिमेंट से रिजेंबल करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लेंथरॉन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर 4f की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अगर यही कॉन्ट्रैक्शन 6D सीरीज में 5f की वजह से होती है तो उसको बोलो क्या बोलते हैं? एक्टिनॉन कॉन्ट्रैक्शन। अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ, अगर अभी आप समझने की कोशिश करेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस के अंदर, तो मैं उसी स्पीड में बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि हमने पहले करा हुआ है, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। 5D सीरीज से पहले 4f भरता है, इसलिए साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 6D सीरीज से पहले 5f भरता है, इसलिए साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको एक्टिनॉन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सब बढ़ाया गया था आप लोगों को, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ये सारा हो चुका है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ खास नहीं है, ये आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला टॉपिक बस थोड़ा वैसे रीड कर लेना है, कुछ इसमें कुछ दम नहीं है इस टॉपिक में। सिर्फ ये है कि जैसे कुछ कुछ एलिमेंट्स की ना सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, कुछ होगी थर्ड एकदम से बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? जैसे कि कुछ होगी सेकंड में स्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे कि क्रोमियम की बात कर लो, या मान लो कि मैग्नीज में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के बाद वो 3d5 बन जाता है, तो सेकंड के बाद थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से बहुत ज़्यादा होगी। वैसे ही कॉपर जिंक के अंदर आप लोग देखें तो 3d10 4s2 वाला हिसाब किताब है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसकी भी थर्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ना। तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरी का मतलब दूसरा, और तीसरी का मतलब तीसरा। तो किसी का दूसरा निकालना मुश्किल है, किसी का तीसरा निकालना मुश्किल है। पहला लगभग सबका आसानी से निकल जाता है, बिकॉज सबका पहला इलेक्ट्रॉन 4s में ही निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन किसी का हो सकता है कि एक निकलने के बाद दूसरा वाला 3d से निकलना हो। याद करो, ऐसा होता है क्रोमियम के साथ और ऐसा होता है कॉपर के साथ। अरे कॉपर याद करो ना, 3d10 4s1, तो एक 4s से निकलने के बाद वो 3d10 है, मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना, नहीं पल्ले पड़ रहा। तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला बस यही मुद्दा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना तुम लोगों को। लेकिन क्या तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक याद है? देखो बुकलेट में कुछ चीज़ें नहीं दी हुई, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल नहीं दिया हुआ, लेकिन वो टेबल मैंने आपको बनवाया था क्लास में, आपके पास पीडीएफ होगी, आप वहाँ से कॉपी करेंगे उसको। सो आप लोगों को बोला गया था कि क्यों ऐसा है कि जो एलिमेंट्स बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा मतलब लेसर नंबर्स में दिखता है, बीच वाले एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग यही बोलेंगे जो एलिमेंट्स एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं, एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं, तो उनके पास या तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज और शेयर करने के लिए, या बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके पास अब कम ऑर्बिटल बचते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने से भी पेयर्ड हो जाएंगे, तो कम ही ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो हाफ फिल्ड होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही बात उनमें? ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट वाला मैंने आपको करवाया था। फिर वही क्वेश्चन है, व्हाई द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल। यही आते हैं क्वेश्चन, आपको ये आने चाहिए बस। ऐसे क्या एज इट इज पूछा जाएगा एग्जाम में। फिर ये तो कुछ नहीं है, ये आपको बोल रहा है स्कैंडियम का +3 हाई ऑक्सीजन स्टेट जो स्टेबल है, टाइटेनियम का +4, वेनेडियम का +5, इस सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ बच्चों, ये सब कुछ नहीं बीच में। ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, मैं भी आपको करवा दूंगा, चिंता मत करिए। M2 + M, ये आपको सोचेंगे सर ये क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, सब कुछ पढ़ना है क्या? देखिए भाई, आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे ना इसके, बस वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, काम बन जाएगा, और कुछ नहीं आता इसके अंदर से। जैसे याद है आपको वो किस कपल का E0 पॉजिटिव होगा, किस कपल का E0 नेगेटिव होगा, पिछली क्लास आप लोग देखिए आपको याद आ जाएगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था किस कपल का E0 पॉजिटिव बोलना है, किस कपल का E0 नेगेटिव बोलना है, किसका हाई बोलना है, किसका लो बोलना है, ये सब लास्ट क्लास में सिखाया गया था बच्चों आप लोगों को। अब ये भी हो चुका है कि क्यों फ्लोरीन ही स्टेबलाइज करता है हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को, ऑक्सीजन या फ्लोरीन ही क्यों स्टेबलाइज करते हैं? बिकॉज ये दोनों साइज में छोटे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो सेंट्रल एटम को ज़्यादा बेटर सराउंड करते हैं और उनकी हायर ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज कर पाते हैं। अब यही चीज़ आप सोचो कि मैग्नीज +6 दिखाए और क्या 6 आयोडीन लगा लेते, 6 आयोडीन नहीं लगा पाएगा, बिकॉज साइज आयोडीन का बहुत बड़ा है, तो उसको बेटर सराउंड नहीं कर पाता। सारी बातें वही हैं भैया जो पहले करा चुका हूँ, तसल्ली से हमने क्लास में डिस्कस करें। 3-3, 4-4 क्वेश्चन ही हमने बस एक क्लास के अंदर बनाए थे, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो मतलब बहुत तसल्ली से डिस्कशन करा है हमने डी ब्लॉक का, जल्दबाजी में नहीं भगाया चैप्टर को, क्योंकि हम लोग बहुत ऑलरेडी सिलेबस में आगे चल रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, चिंता मत करिए, जो कराया पहले वो बता रहा हूँ, फिर मैं करवा रहा हूँ बाकी चीज़ें। आ जाइए, मुझे पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, मैग्नीज में इतना छोटा कंपाउंड क्यों बन रहा है और ऑक्सीजन में इतने ज़्यादा क्यों जुड़ रहे हैं? सिंस ऑक्सीजन कैन एबल टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स and that is why it can stabilize the higher oxidation state much better as compared to fluorine. फ्लोरीन से ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टेबलाइज कर सकता है, बिकॉज ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन 6 लगेंगे तब जाके किसी के ऊपर +6 आएगा, मेटल के ऊपर। ऑक्सीजन बस 3 लगेंगे और +6 बना देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो वो दूसरे के ऊपर +2 क्रिएट करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं अनुराग? समझ में आ गई बात? नहीं, ईजी है भाई। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन तुम्हें नहीं कराए, चिंता मत करिए, मैं भी करवाने वाला हूँ आप लोगों को। ये E0 वैल्यूज का मैं आपको बता चुका हूँ, किसी की E0 हाई क्यों, किसी की E0 लो क्यों है। अब ये करवाया स्पिन फॉर्मूला, यस सर स्पिन फॉर्मूला हुआ है। ये भी हो चुका है क्यों ऑक्साइड्स में और फ्लोराइड्स में हायर ऑक्सीजन स्टेट होती है, वही क्वेश्चन है, ये करवा चुका हूँ E0 वाला, हो चुका है। अब चलिए यहां से नहीं करा है, इधर प्रेरणा, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन। आपको याद है कि जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें वहां पर कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक कराया था। थोड़ा सा धुंधला याद करो क्या पढ़ाया था उसमें पढ़ाया गया था कि कोई भी कंपाउंड के ऊपर जब व्हाइट लाइट गिरती है तो वो उस व्हाइट लाइट में से यानी विबग्योर में से या तो हाई वेवलेंथ वाले कलर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, लो वालों को एमिट करता है, या लो वालों को ऑब्जॉर्व कर लेता है, हाई वालों को एमिट करता है। पढ़ा होगा टॉपिक तो याद होगा, याद आ रहे हैं? कुछ ऐसा होता है। तो हाई वेवलेंथ वाले ऑब्जॉर्व करें तो लो वाले एमिट होंगे, लो वाले ऑब्जॉर्व करें तो हाई वाले एमिट होंगे। लेकिन जरा मुझे कंडीशन बताओ कि वो एब्जॉर्ब किस लिए करता था और क्या
करता था अब्जॉर्ब करके, क्योंकि जब वो अब्जॉर्ब करता था तो T2G के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, T2G के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंप करके कहाँ चले जाते, बोलो Eg में। याद आ रहा है वो एनर्जी गैप था? नहीं आ रहा यार। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी आदर्श, डी ऑर्बिटल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करके एक्साइट करके हायर लेवल पे जाए, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही अपने लोअर लेवल को छोड़ के कहां पर जाते हैं, बोलो हायर लेवल पे जाते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है तो याद करिए कोई कलर शो, सेम क्वेश्चन वहां पढ़ा चुका हूं कि व्हाई दिस इज कलर्ड एंड व्हाई दिस इज नॉट कलर्ड। तो आप लोग बोलते थे दिस इज कलर्ड ड्यू टू सिंस इट हैज सम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर अब्सॉर्बिंग सम स्पेक्ट्रम फ्रॉम द व्हाइट लाइट it can jump from the lower level to the upper level and show color to the impart color to the crystal। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट जिसके पास कलर नहीं है वो क्यों नहीं है बताओ जरा? सिंस इट हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो सारे पेड होते हैं ना तो कभी भी एक्साइट नहीं होते, वो ऑलरेडी स्टेबल है। सिंस इट हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन सो देयर इज नो एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर लेवल टू द अपर लेवल एंड हेंस नो स्पेक्ट्रम इज रिमूव फ्रॉम द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट से कोई स्पेक्ट्रम रिमूव, जब कोई रिमूव ही नहीं हुआ तो कुछ दिखेगा भी नहीं, वाइट ही गिरेगी, वाइट ही जाएगी एक तरीके से। सो ये समझने की कोशिश करें, पढ़ते हैं इसको एक बार। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल, यही पढ़ा है। द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेशन corresponds टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट अब्सॉर्ब corresponds टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट अब्सॉर्ब। समझ में नहीं आया क्या बोला, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है ये चीज। वो कहते हैं जो अब्सॉर्ब करता है, जो कलर दिखता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। याद है मैंने वो एक चार्ट भी बनाया था आप लोगों को, ये अब्सॉर्ब करेगा तो ये वाला दिखेगा। इसके लिए तुम्हें टॉपिक को समझने के लिए अच्छे से आपको कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो देखनी पड़ेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। याद नहीं आ रहा सर? कौन सा कलर एब्सॉर्ब होगा ये डिसाइड करता है लिगेंड। अगर लिगेंड हमारा हुआ स्ट्रॉन्ग तो आपको पता गैप बड़ा होगा, गैप बड़ा होगा तो वो उन कलर को एब्सॉर्ब करेगा जिनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी उनके पास ज्यादा होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, यानी वॉयलेट वाले कलर। अरे आजकल ड्यूअल नेचर में भी यही पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू एच में, है ना, हायर फ्रीक्वेंसी हायर एनर्जी। तो ये मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके दिमाग में है ना, मैं कह रहा हूँ एक भी चीज रटनी नहीं पड़ती है आपको। हालांकि हमने यूं बोल दिया था स्ट्रॉन्ग वाले वॉयलेट, मतलब वॉयलेट वगैरह कलर को एब्सॉर्ब करेंगे, दिखाएंगे रेड वाले। अरे नहीं आ रही बात समझ में? मैंने तरीका बता देता वहाँ पर, लेकिन आप लोग लॉजिक अगर जानते हैं तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। सो गाइस यहाँ पर नोट करिए क्या बोलता है, सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज रिमूव फ्रॉम द व्हाइट लाइट एज इट पासेस थ्रू द सैंपल सो द लाइट इमर्जेस इज नो लॉन्गर व्हाइट। क्योंकि व्हाइट लाइट में से कुछ स्पेक्ट्रम को रिमूव कर देते हैं तो बाकी की जो बची हुई लाइट होती है वो व्हाइट नहीं होती। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड टू दैट विच इज अब्सॉर्ब। सिखाया था मैंने ये? अरे नहीं आ रहा यार, सेम टॉपिक है यार। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर इफ द ग्रीन लाइट इज अब्सॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर्स रेड। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? चलिए वो सब बातें छोड़िए, क्वेश्चन आएगा ये वाला, क्वेश्चन आएगा ये वाला, क्वेश्चन आएगा। वाई SE नहीं है बच्चों, स्कैंडियम है, ठीक है। वाई स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+ आर कलरलेस? कौन बचा देगा? तनीषा तुम बताओ, स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम +4 कलरलेस क्यों है? बोलो। अरे आसान है, बातें कर रही है तो ध्यान नहीं है। नंदिनी तुम कौन सी बातों में लगे हो? बताओ स्कैंडियम 3+ कलरलेस क्यों है? हैं? ओए सुनो तो भाई, बोलो नंदिनी। ये तो दोनों ही कलरलेस हैं, ये तो दोनों ही कलरलेस है ना। तो बता भाई, हूँ तो बता सर। स्कैंडियम 3+, ओ भाई तुम क्या कर रहे हो क्लास? स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 3 लॉस कर देगा तो 18 बचेंगे, ऑर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सर देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम 3+, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन टाइटेनियम 4+। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है। नहीं आ रहा समझ में? एंड सिंस देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन देयर विल बी नो एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द lower level to the upper level and hence there is no absorption of the spectrum from the white light, no color to the crystal। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, नहीं यार ये बात समझ में? भाई यही तो आप बताइए नहीं, कलर क्यों दिखता है यार? आप पढ़ते क्यों नहीं घर पे? कलर क्यों दिखता है? क्योंकि सर व्हाइट लाइट से कुछ स्पेक्ट्रम रिमूव कर लेता है, हमारा कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एब्जॉर्ब तभी करता है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन को जंप करना लोअर से अपर पे। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो कलर जैसा कुछ भी सीन नहीं है। ये मैंने आपको पूरा टॉपिक कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया हुआ है, पता नहीं आप लोग क्या पढ़ते हैं क्या नहीं करते, पता नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। हाँ ये बात भी सही बोला है तूने। अरे बहुत सारे बच्चे लेकिन क्लास में ऐसे हैं आशीष,
बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता होता। हर्ष तू बताइए। अबे तू फिर बता दे, तू फिर बता दे। कर लोगे? क्या बात है, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगला चैप्टर कौन सा? ईशर पिटाई हो जाएगी। अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बोलते हैं। पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर याद करो, उनमें मेटल्स के नाम बताओ कौन कौन से। कोबाल्ट, आयरन, निकल, कॉपर, यही सब थे, यही सब थे। प्लेटिनम, और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो डी ब्लॉक थे। अब सोचिए कि ये डी ब्लॉक वाले ही क्यों ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जाते हैं। मतलब उन्हीं में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यही क्यों बना रहे, बाकी क्यों नहीं बना रहे? सोचो क्यों नहीं बना रहे? तो डी से क्या होगा? क्यों ऐसा ऐसे क्या बनाता नहीं और बॉन्ड? देखिए आप एक चीज सोचिए, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, कौन बताएगा क्लास में? +1। कोई और वैलेंसी सुनी है उसकी आज तक? तो जब भी किसी से जुड़ना होगा तो वो बस एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं करेगा। लेकिन यही अगर आप मैग्नीज को देखो तो याद करो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +2, +3, +4, +5, +6, +7। वो हर तरह की स्टेट्स को दिखा सकता है। मतलब कि वो जब दूसरे से कंबाइंड होता है ना, तो वो किसी भी तरीके से कंबाइन हो सकता है, वो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन करके कंबाइंड हो सकता है। तो जो ऐसा कंपैटिबल है कि किसी से भी कंबाइन होने की क्षमता रखता है, वही तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा ना। वही तो ऐसे कंपाउंड बनाएगा जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेंगे या किसी से भी घुल मिल जाएगा। बोलो है कि नहीं? बताओ जरा। जो किसी से भी घुल मिल जा रहा है उसी के दोस्त बहुत ज्यादा मिलेंगे, सोडियम के दोस्त बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि भैया सोडियम की कंपैटिबिलिटी सिर्फ +1 की है। +1 वैलेंसी शो करता है और किसी तरह की वैलेंसी शो नहीं करता। मैग्नीशियम +2 शो करता है और किसी तरह की शो नहीं करता। पी ब्लॉक वाले एक ही तरह की देते हैं, -1, -2 ऐसे दिखाते हैं भाई। बट डी ब्लॉक वाले एलिमेंट से याद करो ऑक्सीजन स्टेट का पूरा टेबल भर गया था भाई, इतनी सारी स्टेट दिखाते हैं क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। याद करिए शब्द, सिंस द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे कैन कंबाइंड विद द वैरायटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैरायटी ऑफ द स्पीशीज। सारे नहीं, लेकिन जनरली यही क्यों दिखते हैं फिर हमें? ये तो बात होगी ना। तो मेन हम सबके लिए ओवरव्यू करके बात करेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोस कंपाउंड्स इन व्हिच द मेटल आयन बाइंड टू द नंबर ऑफ एन ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल गिविंग द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। यहां तो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन यहां क्वेश्चन है व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों ट्रांजिशन मेटल लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है? तो मैं इसका आंसर कहां पर लिखूं? यही लिख दूं? क्या लिखूंगा बोलो? सिंस transition elements can show multiple oxidation states and hence can combine with variety of species or molecules and results in a large number of complex compounds। देखिए भाई, आप लोग ना इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिए। पेपर में बिल्कुल हूबहू आते हैं, बिल्कुल एज इट इज पूछे जाते हैं। क्यों ट्रांजिशन मेटल लार्ज नंबर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं? 1 मार्क क्वेश्चन। ऐसे आपको डी ब्लॉक का जो क्वेश्चन है ना, कभी ऐसे नहीं मिलेगा कि एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का दे दिया उन्होंने। 5 नंबर का क्वेश्चन देंगे लेकिन उसमें 5 पार्ट देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देंगे उसमें 7 पार्ट देंगे, बोलेंगे एनी 5। ऐसे आएगा इसका क्वेश्चन। मतलब इसका हर पार्ट कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का। ये जो मैं जितने भी तुम्हें आंसर लिखवा रहा हूँ, दीज आर फॉर द 1 मार्कर क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर नहीं कर पाओगे एग्जाम में अगर आएगा तो, ये है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको उधर डाल देते हैं पेज, व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आप लोग पढ़ सको। क्लास तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओ भाई नहीं आया? ये रहा क्वेश्चन, क्लियर है? इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया वो कौन सा कराया भाई? क्लास बताना क्या करवाए हैं? वाई स्कैंडियम 3+ एंड टाइटेनियम 4+ आर कलरलेस। क्यों ये कलरलेस है? क्या तुम लोग बता पाओगे? सिंस दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आ जाइए, वापस आ जाइए।
वापस आ जाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फिर से आ रहा है भाई। आप लोगों ने कई सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी जिनमें कैटलिस्ट होते हैं। कोई रिएक्शन बताना जिसमें कैटलिस्ट है, याद करो। अमोनिया की प्रोसेस में हेबर्स प्रोसेस होती है, अमोनिया बनता है N2 + H2 गिव राइज टू NH3। जनरली यूज करते हुए कम देखा होगा, लेकिन आयरन उसमें यूज होता है एज अ आप लोगों का कैटलिस्ट के तौर पे। सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सॉरी मैं गलत बोल गया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। एक सेकेंड निकाल लो मैं इसको यहां से PDF से। देखो भाई, एक रिएक्शन होती है N2 प्लस में H2 गिव राइज टू NH3। इसके अंदर बच्चों आयरन का यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, और मोलीबेडनम यूज होता है एज अ प्रमोटर। प्रमोटर वही चीज होती है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक बार सिंपल सा सवाल बोल रहा हूं, क्यों कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर एलिमेंट्स डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। जितनी भी रिएक्शंस कैटलिस्ट क्या होते हैं बताया ना तुम लोगों को भाई, मैंने केमिकल काइनेटिक्स तुम लोगों को पढ़ाया है। क्या होते हैं कैटलिस्ट बताना? कोई रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, स्लो रिएक्शन है, बहुत अच्छी बात बोली कि ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। अब एक रास्ते से तुम आते हो, वो रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, रिएक्शन स्लो है। कैटलिस्ट जो है बेसिकली एक ऐसे बाइक वाले की तरह, रिक्शे वाले की तरह है जो आपको बैठाएगा और एक ऑल्टरनेट पाथ देगा कि भाई वहां से मैं जाता हूँ शॉर्टकट लेके चलता हूँ अंदर से, जे मैं तो छोड़ दूंगा तेरे को मैं, है ना। तो एक टेम्परेरी बॉन्ड वो रिएक्टेंट के साथ बनाएगा। ये बाइक वाला आपका टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा, आपको जेम्स बता रहेगा, चले जाएगा क्लास। एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट, और रिएक्शन की रेट को बोलो क्या करता है? एनहेंस। लेकिन आप एक बात मत भूलिए, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है, बाद में उसको प्रोडक्ट तक पहुंचाता है और बाद में फिर से अलग हो जाता है। तो आप मुझे बताइए जरा कि क्यों डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स ही कैटलिस्ट के लिए बेहतर होते हैं? बहुत अच्छा आंसर बोला, ड्यू टू मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट। सर इसकी भी वही बात है, क्योंकि ये बहुत तरह की ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, इस वजह से ये किसी भी तरह के रिएक्टेंट से बोलो इजीली क्या हो जाते हैं? बोलो कंबाइंड। अब सोचिए ना, कोई मेटल ऐसे जो +1 ही दिखा रहा है, वो सबके साथ कंबाइन नहीं हो सकता भाई। उसको तो वो उससे कंबाइन होगा जो एक इलेक्ट्रॉन लेता हो, किसी को 2 चाहिए तो नहीं होगा कंबाइन। सपोज करके देखते हैं, नहीं है एंड्रॉइड भाषण में, क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकते हैं। दोनों का आंसर बोलो क्या हो गया? सेम। वाई दे फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वाई दे फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? सेम आंसर। वाई दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट? सेम आंसर। क्या सेम आंसर भाई? आप बोलेंगे सिंस दे कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये बहुत तरह की ऑक्सीजन स्टेट को शो करते हैं। दे कैन कंबाइंड विद द वैरायटी ऑफ द स्पीशीज और द मॉलिक्यूल, एंड हेंस दे आर मतलब फॉर्मिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड दे आर यूज्ड एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट। क्लियर नहीं हुआ भाई? हाँ, दो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर हो रहे हैं? ओ भाई कुछ पल्ले भी पड़ रहा है तुम लोगों को। चलो बोलो। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ था वैसे, हेबर्स प्रोसेस में यूज होता है आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन, निकल यूज होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है H2SO4 को बनाने के लिए। इधर सल्फ्यूरिक अलग अलग कर दूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, खुशी और तनीषा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है? H2SO4 बनाने की प्रोसेस होती है। वेनेडियम ऑक्साइड इसमें एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। जितने भी कैटलिस्ट आप पढ़ के देखो, वेनेडियम कौन है सर? डी ब्लॉक एलिमेंट। आयरन कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट। निकल कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट। सर क्यों कैटलिस्ट के तौर पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं? सो आंसर यहां पर कहीं मेंशन नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो मैं लिख देता हूं वहां पर क्वेश्चन फिर से। इसको क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे बोलो? वाई डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स are very effective as a catalyst। कैटलिस्ट के तौर पे ये बहुत इफेक्टिव क्यों है? तो क्या आंसर लिखोगे? सिंस दे कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सो दे कैन कंबाइन विद द वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज, एंड हेंस दे कैन यूज एज अ वेरी इफेक्टिव एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट। लिख दूं? अरे वही आंसर ऊपर वाला, वही वाला आंसर है। सिंस और तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, डी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल मुश्किल लग रहा है चैप्टर, तुम लोगों को मुश्किल लग रहा है चैप्टर भाई ये। बच्चों देखो, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही आसान हो सकता है, इससे इस आसान तरीके से इस चैप्टर को पढ़ नहीं सकते हम। टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, हो गया बस। ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ाया जाता है, और किसी चैप्टर को हमने ऐसे नहीं करा, लेकिन इसी को ऐसा करा है क्योंकि तरीका ही इसका सबसे बेस्ट ही वाला है। और तो फिर तुम इसकी थ्योरी पढ़ते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा।
Since transition elements can show multiple oxidation state and hence they can combine with variety of species or molecule and hence are very effective as a catalyst. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, हमें आगे बढ़ना है इसमें जल्दी से। अनुराग, आशीष, कोई प्रॉब्लम है? क्यों कैटलिस्ट के तौर पे अच्छे हैं? क्योंकि मल्टीपल ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होते हैं। लेकिन बादल इधर बहुत सारी चीज़ों से कंबाइन होने से इसे ये अच्छे कैटलिस्ट कैसे बन गए? बता, बहुत सारी स्पीशीज से कंबाइन होने से बढ़िया कैटलिस्ट कैसे बन गए? क्योंकि कैटलिस्ट ऐसा ही होना चाहिए ना जो किसी को भी कैटलाइज कर दे। अरे भूल के क्या, कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, किसी को कैटलाइज कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते, बट इनके पास वो खूबी है कि बहुतों के साथ बॉन्ड बना के उनको क्या कर सकते हैं, बोलो, कैटलाइज कर सकते हैं, बिकॉज ये मल्टीपल तरह की ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है मेरा एक बार और रिवाइज हो रहा है चैप्टर, लग रहा है क्लियर है। इसके बाद आते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल। अरे बस खत्म होने वाला है, याद करो, देखो याद आया कुछ? कहाँ पहुंच गए? करा हुआ है हमने ये। अब इसके आगे का सारा करा हुआ, पोटेशियम डाइक्रोमेट पूरा करा हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट पूरा करा हुआ है, खत्म पीडीएफ। देखो आ रही बात समझ में? अरे नहीं आ रही बात समझ में? देखो बस खत्म करने वाले हैं, बीच के कुछ छोटी मोटी चीजें बचेंगी फिर उनको पढ़ाऊंगा, तुम ध्यान से बस देखो। ये रहा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लास में कौन बच्चा जो बताएगा फटाफट से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो यार इंटरस्टिशियल जगह क्या होती है, मैं समझाता हूँ। देखो आप लोग अभी इस रूम में सब बच्चे बैठे हैं, मैंने पता नहीं कि पहले इंटरस्टिशियल की आपसे बात करेगी नहीं करी। इस रूम में मान लो कि 50 चेयर डली पड़ी, 50 चेयरों पे सब बच्चे बैठ गए, लेकिन इस रूम में फिर भी कुछ जगह खाली रह जाती है। चाहे वो जगह आप मान लीजिए बीच वाली जगह हो, जगह तो खाली ऊपर वाली भी है ना? हाँ समझिए, यहाँ साइड की जगह भी खाली है। समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन जगहों को जो एक वैकेंसी की तरह तो नहीं है, देखो इस रूम में 50 चेयर है, 49 चेयर भरी पड़ी है, खाली है, तो वो वैकेंसी है, वो वैकेंट साइट है, वो वैकेंट साइट है, क्योंकि वो जगह एक्चुअल में बैठने के लिए है। लेकिन अगर वो 50 भरी हुई है लेकिन उसके बाद भी रूम में कुछ जगह ऐसी है जो बैठने के लिए तो नहीं है लेकिन खाली है, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं? इस रूम में ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये ऊपर वाली जगह है, ये सारी बोलो क्या है? इंटरस्टिशियल साइट है। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि मेरे पास ध्यान देना यार, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल ध्यान दीजिएगा। मान लो कि मेरे पास एक वेनेडियम का कंपाउंड है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं आपके एनसीईआरटी से ही। एक एग्जांपल ये दे रहे होंगे, वेनेडियम 1 हाइड्रोजन 0.56। देखना एक ऐसा मॉलिक्यूल है भाई, वेनेडियम 1 हाइड्रोजन 0.56 ऐसा मॉलिक्यूल है। ऐसे कैसे होता है हाइड्रोजन 0.56? कनिष्का आओ, मान लो कि वेनेडियम का एक क्रिस्टल है, पता है आशीष क्या होता है ये? वेनेडियम का एक क्रिस्टल है। अब वेनेडियम का क्रिस्टल तो ऐसा होगा, सॉलिड होगा, मेटल है। अब क्या होता है, अब होता क्या है ना बच्चों, जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी मेटल्स हैं, इन सबका साइज, एटम साइज बड़ा होगा। एटम साइज क्या होगा? बड़ा। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, मैं जब छोटी छोटी बॉल्स को ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे लगाऊंगा तब उनके बीच में स्पेस ज्यादा बच जाएगा, ये जब मैं बड़ी बड़ी फुटबॉल्स को ऐसे करके लगाऊंगा तब गैप ज्यादा बच जाएगा बड़ी बड़ी फुटबॉल्स में। तो ऐसे समझिए बच्चों, जो ये एटम्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, और बड़ा साइज होने के कारण क्या होता है अनुराग, बहुत सारा स्पेस ना बीच में रह जाता है। देखो अब आप ये बोले कि सर ये तो बिल्कुल सॉलिड है, तो प्रॉपर्ली पैक्ड है, तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो बीच में जगह है, ये वाली जगह इंटरस्टिशियल जगह है। कैसी जगह है बोलो? ये इंटरस्टिशियल साइट है भैया। इस एटम में यहां पर कोई एटम होना तो नहीं चाहिए, इस पूरे मॉलिक्यूल में, सॉरी इस पूरे क्रिस्टल के अंदर यहां पर कोई एटम होना तो नहीं चाहिए, कोई जगह तो नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे क्रिस्टल में ये वाली जगह अभी भी थोड़ी सी खाली, जहां पर वो सॉलिड्स ऐसे ऑसिलेट करते हैं। अरे है कि नहीं बताओ जरा? नहीं आ रहा समझ में? सुनो पूरी बात सुनोगे तभी समझ में आएगा। तो जब कोई बड़े से
एटम्स का कोई हमारे पास क्रिस्टल होता है ना, तो उसके एटम्स के बीच में ना कुछ स्पेस बच जाता है। और हमारे जो छोटे एटम्स होते हैं, छोटे एटम्स कौन, लाइक हाइड्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, ये छोटे एटम्स होते हैं। ये छोटे एटम्स ना इनके बीच में ना अपनी जगह बना लेते हैं ऐसे करके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक यहां फंस गया, एक यहां फंस गया, एक यहां फंस गया, एक यहां फंस गया, फंस गया यहां पर। और अब आप कहेंगे कि सर यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसीलिए इस तरह का सिस्टम तैयार होता है। और हम ये बोलते हैं कि हमने कुछ ऐसा पाया कि 100 वेनेडियम्स पर ना, 100 वेनेडियम्स पर 56 हाइड्रोजन्स अपने आप को इंटरस्टिशियल जगह पर प्लेस कर चुके हैं। पर 100 वेनेडियम्स 56 हाइड्रोजन्स कैन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स। 100 वेनेडियम्स जब हमने देखे तो 56 हाइड्रोजन्स ने उन इंटरस्टिशियल जगहों को ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो तुम मुझे बताओ उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? एक वेनेडियम पे 0.56 हाइड्रोजन। अरे नहीं आ रहा समझ में। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्या होते हैं? आदर्श नहीं है समझ में, क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड? सर जब बड़े मेटल्स के एटम्स होते हैं ना, तो उनके स्पेस, उनके एटम्स के बीच में पैक्ड होने के बाद भी बहुत सारा स्पेस बच जाता है, और उन स्पेसेस को हमारे छोटे एटम्स ट्रैप कर लेते हैं, छोटे एटम्स वहां पर फंस जाते हैं। तो जिससे ना एक पूरा क्रिस्टल तैयार होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा रेशियो बनता है कि 100 वेनेडियम तो 56 हाइड्रोजन ट्रैप हो रखे। सो बोलूंगा कि एक वेनेडियम पे 0.56 हाइड्रोजन है। इस तरह के कंपाउंड्स को बोलूं क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नहीं आया समझ? वो एक अलग चीज है, वो नहीं है ये वाली चीज। वो तो हाइड्रेटेड के कारण है। यहाँ ये अलग चीज है। यहाँ तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके क्रिस्टल के बीच में स्पेस था, उसमें जाके बैठ गए, इसकी वजह से ऐसा है। अच्छा भाई सुनो, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स? फिर भाई वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन में ही क्यों इंटरस्टिशियल के बारे में पढ़ाया गया आप लोगों को? इनका साइज बड़ा होता है सर, जिस कारण से इनके क्रिस्टल के एटम्स के बीच में स्पेसेस बच जाते हैं, और इस कारण से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को शो करते हैं। नहीं आ रहा समझ? मैं बोल रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं ना, बस वो आपको ध्यान से सुनना है। और मैं आपको बताऊं, अगर जिस बच्चे को एग्जाम में याद होगा ना कि सर ने इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या बताया था, वो इस क्वेश्चन को सुनते ही ना उसके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि साइज बड़ा था, इस कारण से ट्रैप हो गई थी वहां पर जगह। क्यों? मैग्नीशियम या सोडियम जैसे एलिमेंट्स में नहीं हो पाता, साइज इनका इतना छोटा है कि उसके बीच में कोई दूसरा आइटम ट्रैप ही नहीं हो सकता, वो खुद ही छोटे आइटम्स हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और भाई नहीं आया समझ में? तो दीज आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो गाइस वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और यहाँ पर देखिए, ढंग से पढ़ोगे ना यार मजा आएगा आपको। चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर आसान है, लेकिन तुम लोग ना बोर हो जाते हैं चैप्टर पढ़ते हुए, मुझे पता है। डी ब्लॉक चैप्टर है ये सा। सुनो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक, पढ़ो वहां पर कौन? हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ मेटल। पढ़ो लाइन, पूरी लाइन पढ़ो, दोबारा पढ़ो पूरी लाइन। अबे लाइन पढ़ने को बोला है। पढ़ लिया? समझ में आ गया? कहता है दे आर नॉन स्टीशियोमेट्रिक। नॉन स्टीशियोमेट्रिक मतलब कि फिक्स स्टीशियोमेट्री नहीं होती कि 1:3 1:2 हो, नॉन स्टीशियोमेट्रिक तरीके से होता है। हालांकि ये चीज़ें ना, थोड़ा सा एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट आपका, चैप्टर नंबर 1 पुरानी बुक के अंदर, वो हटा दिया, नहीं तो ये तुम्हें ऐसे पता होता ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड डिटेल में है, वहाँ पर डिटेल में है नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड, लेकिन सब कट रखा है आपका सिलेबस से, क्या करें फिर भी तुमसे नहीं होता है। तो नॉन स्टीशियोमेट्रिक होते हैं, रेशियोज फिक्स नहीं होती हैं। अब जैसे कि ये रहा वो रहा, कुछों में है भी, जरूरी नहीं है, लेकिन कि ऐसा हर बार मिले आप लोगों को। 3 आयरन पे 1 हाइड्रोजन ट्रैप हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको इंटरस्टिशियल बोलते हैं। लेकिन कुछ खूबियां आ जाती हैं कंपाउंड में जैसे ही वो इंटरस्टिशियल बनता है। आप मुझे बताना कौन सा वाला मेटल ज्यादा हार्ड होगा, जिसमें इंटरस्टिशियल साइट पे कुछ आ रखा है, मतलब इंटरस्टिशियल वाला क्रिस्टल, या बिना इंटरस्टिशियल वाला क्रिस्टल? इंटरस्टिशियल वाला। क्यों सर? खाली जगह पे भी आगे कोई बैठ गया है, बिल्कुल ठूस ठूस के पैक हो चुका है, खतरनाक सॉलिड बन चुका होगा, इसको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा हार्ड होगा। बोलो एग्री करते कि नहीं करते? बीच में जगह ही नहीं बची है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां पर क्या बोलेंगे? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होते हैं उनके मुकाबले इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बोलो क्या होते हैं? हाई, क्योंकि इनकी बीच की जगह पर कोई ऑक्यूपेशन, कोई ना कोई ऑक्यूपाई कर लेता है जगह को, तो जिस कारण से वो और ज्यादा स्टिफर हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? उसके बाद क्या बोलता है? दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोचेस डायमंड इन हार्डनेस। कुछ तो उसके बोराइड्स के कंपाउंड ऐसे भी हैं जो डायमंड की हार्डनेस को भी बोलो क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, लेकिन अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी इनकी खराब,
जो मेटलिक कंडक्टिविटी मतलब कि कॉपर वगैरह यूज होते हैं, तो वो उससे उसकी कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपको पता है किसकी वजह से होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। शायद आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा रखा है कि भैया वो रास्ता निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस होता है फिर भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या बोलता है, दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली ये रिएक्टिव नहीं होते, इनर्ट नेचर के होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये मेरे को लगता है इंटरस्टिशियल समझ में आ गया होगा इसे। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा इंटरस्टिशियल से, बताओगे क्या क्वेश्चन बनेगा? क्या बनेगा? वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैं? अबे क्या होगा तेरे को? वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बोलोगे? द साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जल्दी पढ़ो भाई, जल्दी पढ़ो, समय नहीं इतना, जल्दी पढ़ के बताओ। क्लास 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 फटाफट से बोलो, क्या बोलोगे? द साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, फोकस ऑन द बोर्ड, द साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इज लार्जर इन साइज। ट्रांजिशन मेटल्स का साइज क्या होता है? लार्जर होता है। एंड हेंस इट हैज मोर स्पेसेस फॉर द स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन टू ट्रैप इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। और इस कारण से उसके एटम्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है जिसमें वो छोटे एटम्स को ट्रैप कर सकती है, और इस कारण से ये बढ़िया मतलब ज़्यादातर इंटरस्टिशियल कंपाउंड दिखाते हैं, बनाते हुए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, जब डी ब्लॉक का क्वेश्चन आया, तुम लोग सोच रहे हो तुम अपनी तरफ से कहानी लिखाओगे, नंबर नहीं मिलते, बहुत सटीक आंसर लिखना पड़ता है केमिस्ट्री के अंदर, अदरवाइज नंबर आपको आधा ही मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सटीक आंसर लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड दिखाते हैं। अपनी तरफ से कहानी बनाने की कोशिश करी, वो कहानी को 0 नंबर मिलने ध्यान रखना। पूरा प्रॉपर आंसर होना चाहिए जैसे लिखा गया बोर्ड पे, ठीक है? लैंग्वेज थोड़ी ठीक होनी चाहिए, शॉर्ट में लिखना है, आधा पन्ना नहीं भर के आ जाना। समझ में आ रही बात? कभी कभी बिल्कुल 1 नंबर लेने के लिए बिल्कुल जी जान लगा देते हैं, पूरा पेज भर देते हैं कि अब तो देगा कहीं ना कहीं तो मैंने लिख दिया होगा ठीक सा, नंबर नहीं मिलता ऐसे में। चलो अगले पे आ जाओ, लास्ट है भाई, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉयज क्या होते हैं? द ब्लेंड ऑफ मेटल्स ना, ब्लेंड ऑफ मेटल्स, 2-3 मेटल्स को मिला के कुछ नया बना देते हैं, तो बोलो क्या होता है? क्योंकि जैसे आप लोग जानेंगे ब्रॉन्ज कहीं पर भी हमारे पूरे प्रोडक्ट टेबल में नहीं है, क्योंकि वो मेटल नहीं है। ब्रास वो मेटल नहीं है, स्टील मेटल नहीं है। अरे ठीक है, इन मारूंगा कुछ भी बोल ले, थोड़ी देर में बोल दिया लोहा है, सब है, ये मेटल्स हैं। देखिए कुछ मेटल्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारे को ये चीजें मिली हैं, ब्रॉन्ज वगैरह पढ़ते हैं, इनको बोलते हैं, बोलो क्या? इनको क्या बोलते हैं? एलॉय। अच्छा एलॉय बनते कैसे होंगे? इमेजिन करो कैसे बनते होंगे। एक लोहे और कॉपर का मेरे को वो बनाना है ब्लेंड, कैसे बनाऊंगा? एक को पिघला देंगे, दूसरे के स्क्रैप बना देंगे। एक को पिघला देंगे, दूसरे के स्क्रैप मतलब उसको बहुत छोटे फाइन पार्टिकल्स में डालेंगे और उस लिक्विड में डाल देंगे, तो वो उसके अंदर ब्लेंड बन जाएगा और वो कंबाइंड हो जाएगा। सो कहते हैं एन एलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स। An alloy is a blend of metals prepared by mixing the components. Alloys may be homogeneous solid solutions in which the रुक जा भाई, alloys may be homogeneous solid solutions in which the atoms of the one metal are distributed randomly among the atoms of the other. ऐसा लगेगा आपको alloys के अंदर कि एक एटम के, एक तरह के एटम दूसरे तरह के एटम साथ में कंबाइंड हो रखे हैं, जैसे कि सच alloys। अब ये बड़ी जरूरी लाइन है यार, जनरली सीबीएसई पूछ नहीं रही इस लाइन को, मैंने कई सालों से नहीं देखा, नहीं पूछ रही, लेकिन सीबीएसई का कभी भी मूड फिर सकता है भाई, ध्यान रखना, वो इस लाइन पे क्वेश्चन बना देगी। सच alloys are formed by the atoms within the metallic radii that are within about the 15% of each other। क्या मतलब है इसका? कौन बच्चा बताएगा क्या मतलब है इसका? बहुत अच्छे, वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी मैं अलॉय बना रहा हूं तो 2 मेटल से बना रहा हूँ,
लेकिन उन दो मेटल्स में ऐसा ना हो कि एक का साइज बहुत बड़ा और एक का साइज बहुत छोटा। जिनका भी ब्लेंड बनेगा ना उनका साइज लगभग एक दूसरे के 15% की रेंज में होना चाहिए। मतलब कि अगर एक का रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो है वो 100 पिकोमीटर है, कितना बोलो 100, तो दूसरे का 85 चल जाएगा, 115 चल जाएगा, या तो 15 बड़ा या 15 छोटा, उसी की रेंज में चलेगा। बस नहीं आ रही पसंद में? मतलब कि बहुत बड़ा डिफरेंसेस दो एटम्स के साइज में नहीं होना चाहिए अगर आप उनके एलॉयज बनाना चाह रहे हैं। एलॉयज तभी बनेंगे जब दोनों के एटॉमिक साइज लगभग क्या होंगे, सिमिलर, तो वो इजीली ब्लेंड बना लेते हैं, जगार बना लेते हैं क्रिस्टल के अंदर। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? सो यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों? सो लाइन समझ में आ गई मेरे को लगता है। और भैया बहुत स्पेशल लाइन है यहाँ पर, दो लाइन दी हुई है। पेपर में कभी भी क्वेश्चन बनेगा और आपको तब पछतावा होगा कि आपने याद क्यों नहीं किया। बहुत सिंपल चीज थी, बहुत जनरल चीज थी, ये किसी बच्चे को पता होनी चाहिए। एलॉयज ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद नॉन ट्रांजिशन मेटल सच एज ब्रास। अब ब्रास पूछ लेगा किस किस चीज का मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक का। ये बहुत जरूरी है भाई। कॉपर जिंक का ब्लेंड होता है ब्रास, और भैया कॉपर टिन का ब्लेंड होता है ब्रॉन्ज। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां पर आप लोग बोलेंगे ये ब्रॉन्ज और ब्रास का भैया बिल्कुल सटीक तरीके से याद कर लो, और भैया उसके बाद मेरे को लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो गाइज मुझे बताओ अभी ने क्या करा? एलॉय फॉर्मेशन सबको समझ में आया? इंटरस्टिशियल कंपाउंड सबको समझ में आया? क्या होते हैं बोलो? सर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने के कारण इनके एटम्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, और उन स्पेसेस में छोटे एटम्स आके ट्रैप हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भैया कंपाउंड बन गया इंटरस्टिशियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया होगा क्लियर। उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल सी चीज है यार। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैं बोल सकता हूं कि वाई दे आर वेरी इफेक्टिव एज ए कैटलिस्ट। क्यों भैया? क्योंकि सर इनकी मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट है, जिस कारण से किसी भी तरह के रिएक्टेंट से कंबाइन हो सकते हैं एंड आर वेरी इफेक्टिव यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। उसके बाद क्यों भैया ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा बनाते हैं? क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो ये किसी भी तरह के स्पीशीज से कंबाइन हो सकते हैं, और इस कारण से ये बहुत तरह की ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। सॉरी, बहुत तरह के कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चैप्टर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कलर वाला भी समझ में आ गया? मुश्किल लग रहा है? चलिए अब एक बहुत दासू क्वेश्चन कराऊंगा। खत्म हो रहा है सारा, देख रहे हो? अब खत्म हो रहा है सारा। ओए कहाँ गया वो? ये रहा। चलिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग मुझे बताना, स्टार्टिंग में बोला था मैंने, विच वन इज मोर स्टेबल? सोच लीजिए, 2 मिनट दिमाग लगाइए और फिर बात करेंगे। कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल है, कॉपर 2+? सोच लो सभी बच्चे, कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल है या कॉपर 2+? अरे यार पेन उठाओ, उसमें देखो कॉपर क्या होता है, फिर +1 पे क्या बनेगा, +2 पे क्या बनेगा। बिना पेन उठाए तुम कैसे सोच लेते हो? कोई नहीं, बात करेंगे इसमें। सोच लो, 2 मिनट समय लगाओ। और चलो एक और बात बोली, बुकलेट से पढ़ लो ये वाला पार्ट और फिर समझा दो, फिर समझा दो। अब तो तुम बता दोगे कॉपर 2+ स्टेबल है, लेकिन तुम लोग मुझे पढ़ के बता दो कि क्या बोल रहे हो। सबसे धासु क्वेश्चन है। जल्दी करो, खत्म होने वाला डी ब्लॉक। क्या पढ़ ले, गूगल से पढ़ ले।
गूगल से पढ़ लो। कौन बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? आशीष, क्या लिखा है? अच्छा, अब तक आपको लगता है ना हमने 20 क्वेश्चन बना लिए होंगे डी ब्लॉक के? 20, 15 से 20 ना, वही 15 से 20 में आपको एक जगह पे लिखवा दूंगा, एक जगह पे लिखवा दूंगा, तो मन से याद करते रहना उसके। बैठे बैठे घर में बैठे बैठे जब मन करे करते रहना याद, ठीक है निष्का? हाँ तो तू हर चीज़ की भर लेती है, हर चीज़ की। और 1% भी नहीं सूझी हुई, 1% भी नहीं सूझी हुई। तुमसे ज़्यादा मेरी वो मिल जाएंगी तुम्हें, लाल आंखें। सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ भाई बोलो। हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है CO2+ की। बोलने दो, हाँ नेगेटिव है, ठीक है चलो। फिर क्या होगा उससे? लेकिन क्या होती है हाइड्रेशन इंथैल्पी में? अरे वाह, क्या बात है, कहीं से देखा है या खुद से पता है? सच बोल कह रहे सच बोल दे। बहुत डीट हो भाई तुम सारे, बहुत डीट हो। चलो इधर देखो, एक के कुछ नंबर बन जाए, दूसरा नहीं चाहता। चलो ठीक है, चलो इधर आ जाओ। देखिए समझते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का ना देखो आंसर तो ऐसे ही लिखना है, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉपर 2+। बच्चों ढंग से समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये लाइन ही समझ में नहीं आती क्या कहना चाह रहा है ये, फिर बच्चों को रटके बिल्कुल सीधा ऐसा आंसर करके आना होता है। लेकिन मैं समझाऊंगा पूरा क्या है। कह रहा था स्टेबिलिटी ऑफ द कॉपर 2+ रादर देन द कॉपर प्लस एक्वस इज ड्यू टू मच मोर negative hydration enthalpy of copper 2+ than the copper plus, which more than compensate for the second generation enthalpy। नहीं था वैसे आयनाइजेशन enthalpy है, करेक्ट करेंगे इसको भी हम। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, बोर्ड पे आ जाओ। देखिए क्या लगता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में? एक्वस की बात हो रही है। सो गाइज एक बात सुन लीजिए भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी किसी चीज की स्टेबिलिटी एक्वस मीडियम में पूछी जाए, पानी में पूछी जाए, तो कोई चीज पानी में तब तक स्टेबल नहीं है, शब्दों पे थोड़ा गौर देना भाई, कोई चीज पानी में तब तक स्टेबल नहीं है जब तक वो पानी के साथ एक स्टेबल फॉर्मेशन ना करे बॉन्ड की। चलो बताओ, चीनी पानी में ज्यादा स्टेबल है या सैंड ज्यादा स्टेबल है? चीनी, क्योंकि कहीं ना कहीं चीनी जो है वो घुल मिल जाती है पानी के साथ, एक ठीक ठाक हम बोले बॉन्ड ना बनाए तो भी हम कहते हैं कि उसके अंदर सॉल्युबिलिटी अच्छी है, तो उसमें स्टेबलाइज हो जाती है। लेकिन सैंड नहीं हो पाती ना, तो सैंड उतनी स्टेबल नहीं है चीनी में, लेकिन सॉरी सैंड उतनी स्टेबल नहीं है पानी में, लेकिन चीनी स्टेबल है पानी में, क्योंकि चीनी उसके साथ घुल मिल जा रही है, बॉन्ड बना रही है। अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक्चुअली में इसका कारण भी क्या है कि जो पार्टिकल साइज होता है, जैसे नमक तो पानी में और जल्दी घुलता है एक तरीके से, हालांकि पोलर नेचर की वजह से साइज और भी छोटा है तो और जल्दी घुल रहा है। छोटी चीजें पानी में जल्दी घुलती हैं, ध्यान रखना, स्मॉलर पार्टिकल्स पानी में जल्दी घुलते हैं, छोटे साइज के पार्टिकल जल्दी घुलते हैं। अब मेरी बात को अच्छे समझना भाई, ओए इधर भाई कोई भी चीज पानी में तब तक स्टेबल नहीं होती जब तक, मान लो कि ये X चीज है और ये H2O है, ये पानी में तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक कि पानी के साथ बोलो क्या नहीं बनाएगा, एक स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। और जब भी पानी के साथ कोई बॉन्ड बनाता है तो थोड़ा याद करो, बॉन्ड का तोड़ना एक कैसा प्रोसेस है? अगर बॉन्ड तोड़ना हो तो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर तोड़ना है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर दो चीजों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बन रहा है तो चीजें अनस्टेबल से क्या हो रही हैं? स्टेबल हो रही हैं। हाई एनर्जी से लो एनर्जी, मतलब एनर्जी बोलो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। प्रोसेस बोलो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ टुकड़े जोड़ेंगे बाद में उसको समझेंगे, लेकिन बोर्ड में बने रहना जरूरी है। बादल यहां पर नजर रख। तो मुझे तुम ये बताओ कि जब भी कोई चीज पानी में होती होगी और पानी में उसको स्टेबलाइज होने तो पानी के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और जब पानी के साथ बॉन्ड बनाएगी तो एक एनर्जी निकलेगी। उस जो एनर्जी निकलती है ना उसको बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? तो किसी को अगर ना पता हो व्हाट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी तो कोई चिंता वाली बात नहीं है।
इट इज दैट एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर्म अ बॉन्ड विद द वाटर। कोई भी 1 मोल का सब्सटेंस पानी के अंदर घुलता है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एंथैल्पी। आसान शब्दों में समझ लीजिए, जब कोई चीज पानी में बॉन्ड बनाती है ना, तो बॉन्ड बनने तक जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? और क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है इसे नेगेटिव में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलो। अब आप लोगों को मैं लेके आता हूं वापस मुद्दे पे। एक्वस मीडियम में कोई कब तक स्टेबल नहीं जब तक पानी में घुल ना जाए। और पानी में घुलती कौन सी जनरली चीज ज्यादा अच्छे से है बोलो, छोटी चीज है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है जिसमें सारे कॉपर प्लस हैं, सारे के सारे बोलो क्या है, ढंग से समझना भाई, ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से नहीं सुनोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। बहुत सारे कॉपर प्लस है और ये कॉपर प्लस किसमें मौजूद है ये कॉपर प्लस किसमें मौजूद है सब बच्चे बताओ। सर ये पानी में मौजूद है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है, ये जो कॉपर प्लस है ना इसका साइज ना थोड़ा साइज बड़ा होता है, जिस कारण से पानी में ये बहुत अच्छे से स्टेबलाइज। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी, कॉपर 2 प्लस कब बनेगा जरा बता दें, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लॉस। हर्षित यहां पर देख ले, कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस कब बनेगा, जब कॉपर प्लस क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे कम और प्रोटॉन्स क्या रह जाएंगे ज्यादा, तो साइज क्या हो जाता है, छोटा। ये बात आपको भी पता होगी, कैटायंस जितने लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स उतना साइज क्या होता रहता है, छोटा होता रहता है। तो कॉपर प्लस ना उतना स्टेबल होता, मतलब पानी में उतना स्टेबल होता नहीं ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। तो कॉपर प्लस क्या करता है, ध्यान सुनना, कॉपर प्लस क्या करता है, कॉपर प्लस उसी वक्त अपनी फॉर्मेशन चेंज करता है और अपने आप को बोलो क्या बना लेता है, ध्यान देना, क्या बना लेता है, कॉपर 2 प्लस। क्या बना लेता है? लेकिन कोई बच्चा बताएगा कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस कोई चीज कैसे बनेगी? कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस बनने के लिए ना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? और अब बहुत जरूरी एस्पेक्ट, कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ये पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है इसका कॉपर, जब पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कॉपर प्लस बनता है, जब दूसरा लॉस करेगा तो कॉपर, तो इसको जो इंथैल्पी लगेगी उसको बोलो क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड आयनाइजेशन। अभी आपको लग रहे होंगे सारे टुकड़े टूटे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर पता नहीं किस किस चीज की बात कर रहे हैं। चिंता मत करिए, पहले सब टुकड़ों को मैं वर्बली बोल दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा सारा कंबाइन करके क्या बन रहा है। एक छोटी सी बात अभी मैं जो बीच में काट रहा हूं आपको, कॉपर की जो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर था कितना था बोलो, 29। आप लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन और 4s1 3d10 बोलते हो। जनरली बच्चों को ऐसा ही लगता है कि कॉपर प्लस की स्टेट बनेगी ऑर्गन 3d10 विच क्वाइट लुक्स मोर स्टेबल ना, और कॉपर 2 प्लस जो बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां से एक निकलेगा वहां से भी निकलेगा 3d9। तो बच्चों को लगता है कि लेस स्टेबल है, वो क्या बोलो मोर स्टेबल। बच्चे आंसर यही करेंगे, कॉपर प्लस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन कॉपर 2 प्लस। आप भी यही आंसर करना, लेकिन तब जब मीडियम गैसियस हो। अगर एक्वस शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ बोलो, ध्यान से सुन लो, पेपर में फंस जाओगे। अगर एक्वस शब्द का इस्तेमाल नहीं है, हंसी का यहां पर, अगर एक्वस शब्द का इस्तेमाल नहीं है, चीज पानी में नहीं है, तो ध्यान रखना हमेशा कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस से बोलो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जैसे ही पानी में गए, जैसे ही बोलो किसमें गए, पानी में गए, पानी में कोई चीज तब स्टेबल होगी जब पानी के साथ बॉन्ड बढ़िया बनेगा। अब ये पानी के साथ उतना बढ़िया बॉन्ड नहीं बना पाता, क्यों नहीं बना पाता बोलो, उसका साइज क्या होता है, लार्जर। तो जितने भी कॉपर प्लस होते हैं वो पानी में बहुत बढ़िया बॉन्ड नहीं बना पा रहे, बिकॉज साइज लार्जर है, तो उतना स्टेबल नहीं हो पा रहे। तो ये क्या करेंगे जरा बताओ, ये क्या करेंगे, सभी कॉपर 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बोलो क्या बनेंगे, कॉपर 2 प्लस। अब आप लोग एक क्वेश्चन खड़ा करने वाले हैं, क्या, सुन लीजिए, जितने भी कॉपर प्लस हैं मैं आपको दिखाता हूं, जितने भी कॉपर प्लस हैं इन सब का ना एक एनर्जी मान लो। ध्यान देना यार, ध्यान से नहीं सुनोगे ना 5 मिनट तक तो क्वेश्चन समझ में आने वाला है नहीं। इन सभी कॉपर प्लस की एक एनर्जी मान लेते हैं। आप मुझे बताइए ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, कनिष्का ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसकी एनर्जी लो होती है या हाई होती है, लो वाले। तो मान लेते हैं कि सभी कॉपर्स की एनर्जी अभी मान लो 500 है, कितनी है बोलो, इसकी भी कितनी है बोलो, ध्यान से सुनना। अब मान लो कि एक तो ऐसा ही रहा और एक ने अपने आप को बदलाव करा, बोलो किसके अंदर, कॉपर 2 प्लस में। मैं दिखाता हूं कि इसकी एनर्जी लो कैसे हो जाती है, ये ज्यादा स्टेबल कैसे हो जाता है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा बड़ा आसानी से। मैंने बोला जितने भी कॉपर प्लस हैं उन सबका एक एनर्जी स्टेट मान लो, कितना बोलो, 500 जूल। बहुत ज्यादा मान रहा हूं, लेकिन मान लो नंबर में मान लो ना, इसकी भी 500, इसकी भी 500, सबकी 500 है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जो कॉपर प्लस बोर्ड पे, जो कॉपर प्लस क्या बनने चला गया, वो ज्यादा लो एनर्जी एक्वायर कर लेता है और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कैसे? तो भैया एक कॉपर प्लस ने अपने आप को कॉपर 2 प्लस बनाया विद द रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज एक इलेक्ट्रॉन कब रिलीज करती है, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है तो बताओ कैसे रिलीज करेगी, उसको सर एनर्जी मिलेगी, उसको एनर्जी, अब एनर्जी मिलेगी। तो यार ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ, कंफ्यूजन क्यों है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है बच्चों, इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मान लो कि प्लस 200 जूल है,
प्लस 200 जूल मतलब क्या, कोई भी कॉपर प्लस, कॉपर 2 प्लस तभी बन पाएगा जब वो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, और एनर्जी लेगा तो वो 500 की बजाय तो भैया 700 जूल पे चला गया, मतलब हाई एनर्जी चला गया, मतलब इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा अनस्टेबल हो गया। ए ध्यान दे लो यहां पर, नहीं तो नहीं आएगा कुछ समझ में, मस्ती मस्ती में नहीं होने वाला टॉपिक ये, इसके लिए लास्ट में लिया है बिल्कुल। ध्यान से सुनो इस चीज को, क्यों ये कॉपर प्लस जो है कॉपर 2 प्लस जाना चाह रहा है। अगर मैं आपको फायदा दिखा दूं कॉपर 2 प्लस पहुंचने पे तो समझ में आ जाएगा ना कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि लो एनर्जी पे चला जाता है। वही मैं दिखाना चाह रहा हूं। मान लो ये सारे कॉपर प्लस कौन सी स्टेट में, बोलो सब बच्चे बोलो 500 पे, सारे बराबर स्टेबल है। मैं अगर दिखा दूं कि कॉपर 2 प्लस बनने के बाद इसका एनर्जी कम होता है तो मान जाओगे ना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यही तो बात समझने वाले हैं। तो मैंने कहा कि एक कॉपर प्लस तो 500 पे रहा, और एक कॉपर प्लस ने चूज करा कि मैं कॉपर 2 प्लस बनूंगा। क्या बनूंगा बोलो, कॉपर 2 प्लस बनूंगा। देखना क्या हुआ, जैसे ही वो कॉपर 2 प्लस बना उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, लेकिन ये बात बद भूल गई कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए एनर्जी लेनी पड़ती है। एनर्जी अब लेनी पड़ती है। मान लो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 200 जूल की है, एनर्जी ली तो वो उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, और मान लेते कि 200 जूल ली। अब 200 जूल ली तो यार आप बताओ ना जरा, कॉपर 2 प्लस तो 500 की बजाय कितने पे चला गया, ये तो और अनस्टेबल हो गया। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि जब वो कॉपर 2 प्लस बनेगा तो उसका साइज कैसा हो गया होगा, छोटा, और जब साइज छोटा हो जाएगा तो वो पानी में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा बोलो, और जब वो पानी में बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही कॉपर 2 प्लस एक्वस बनेगा, समझो मेरी बात, पानी में बॉन्ड बनाएगा, उस दौरान वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर उसने 200 जूल ली थी इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए, जिससे उसका एनर्जी बढ़ गया था, तो भैया उसने 300 जूल बोलो एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। क्या कर दी बोलो, अब बताओ जरा, 300 जूल रिलीज करते ही कॉपर 2 प्लस कौन सी स्टेट में आ जाएगा, बोलो कॉपर 2 प्लस कौन सी स्टेट में आ जाएगा, 400 जूल पे। अब बताओ ज्यादा स्टेबल वो या ज्यादा स्टेबल ये। अरे नहीं लिखना पेपर में, ये सब समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं। ध्यान से सुने, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा अभी, मेरे को पक्का पता है, कुछों को लेकिन आ गया होगा, और कुछों को अभी भी डाउट होगा, तो चिंता मत करिए, सुनते रहिए, 2 मिनट समझ में आ जाएगी बात। क्या कारण है कि कॉपर प्लस से ज्यादा स्टेबल हो जाता है कॉपर 2 प्लस अगर पानी में हो तो। भैया कॉपर प्लस पानी में बढ़िया सॉल्युबिलिटी नहीं बना पा रहा, और जितनी बनानी थी उसने बना ली, वो नेट 500 जूल की एनर्जी पे, कितने बोलो, 500 जूल पे बैठा हुआ है। दूसरा बगल वाला कॉपर प्लस भी कह रहा है 500 बैठा हुआ भाई। एक कॉपर प्लस डिसाइड करता है नहीं मैं नहीं बैठूंगा 500 में, मैं इससे और लो पे जाऊंगा, तो मैं जा रहा हूं कॉपर 2 प्लस बनने। क्या बनने बोलो, क्योंकि उसका साइज छोटा होगा और मैं पानी से घुलूंगा तो मेरा बढ़िया स्टेबिलिटी आएगी, तो वो कॉपर 2 प्लस जाएगा। तो लेकिन आपको पता है कि कॉपर 2 प्लस बनने के लिए पहले उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, और लेगा तो 500 से तो और बढ़ जाएगा यार। हाई एनर्जी का मतलब और अनस्टेबिलिटी। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉपर 2 प्लस बना तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी ली होगी, तो इससे और हाई एनर्जी पे चला गया होगा और अनस्टेबल हो गया होगा। बिल्कुल आपको सही लगता है, कुछ उसमें गलत नहीं है। लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है वो कॉपर प्लस बन जाता है, हाई एनर्जी पे होता है, बिल्कुल ठीक है कॉपर 2 प्लस, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से अब जब वो पानी से बॉन्ड बना के हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करेगा तो वो ज्यादा नेगेटिव होती है, जितनी उसने सेकंड के केस में ली थी। अगर 200 ली थी तो 300 रिलीज करेगा, तो नेट तो 100 कम हो गया ना, नेट तो इसका 100 कम हो गया ना। अगर 200 ली थी तो 350 या 400 रिलीज करेगा, फिर भी कम हो गया कि नहीं हो गया। तो जितनी उसको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में उसको एनर्जी लेता है ना, उससे कहीं ज्यादा वो एनर्जी पानी से हाइड्रेशन एंथैल्पी के दौरान रिलीज कर देता है, तो उसका नेट एनर्जी इस कॉपर प्लस से बोलो कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है। नहीं आया ना प्रेरणा समझ में, समझो मेरी बात को। और जो वो एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ना निखिल, वो जो एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब होता है भरपाई करना। क्या करना बोलो, तो वो यहां पर क्या बोलता है, कॉपर 2 प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी नेगेटिव होती है कि वो इवन कंपनसेट कर देती है कॉपर 2 प्लस की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को, एंड एक्वायर द लो एनर्जी स्टेट एंड बिकम मोर स्टेबल इन द एक्वस मीडियम। मेरी बात को समझो, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि विच वन इज मोर स्टेबल, कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस, सिर्फ इतना पूछा, कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस, डेफिनेटली आंसर्ड कॉपर 2 प्लस। फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन सर, पार्शियल फिल्ड कॉन्फिगरेशन, दिस इज मोर स्टेबल। बट जैसे ही शब्द इस्तेमाल हो गया एक्वस, नाउ कॉपर 2 प्लस स्टेबल। अब क्यों भाई, वो रीजन मांगेगा आपसे, आप ये सब कुछ नहीं लिखने वाले, ये सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल होता है, पेपर में तो करने के लिए कुछ और इस्तेमाल होने वाला है। तो समझाने के लिए क्या बोला मैंने, वाई कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल, कि सर कॉपर प्लस के मान लीजिए सबकी एनर्जी 500 जूल है, एक कॉपर प्लस कहता है मैं तो ठीक हूं भाई यहाँ पर, एक कहता है नहीं मैं चेंज होऊंगा भाई, चेंज होगा किसमें बोलो, कॉपर 2 प्लस में। अब कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तभी होगा जब उसने एनर्जी ली होगी। कार्तिक बात समझ में आ रही है? तो 500 की बजाय वो कितने में चला गया बोलो, 200 की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 700 में चला गया। हाई एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी, तो हमें तो लगता है और अनस्टेबल हो गया, लेकिन नहीं, ये गलती है। कॉपर 2 प्लस बन गया, अब उसका साइज छोटा होगा, तो पानी से बढ़िया बॉन्ड बनाएगा। बढ़िया बॉन्ड बनाने का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होने, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो जब वो बॉन्ड बनाता है तो
अब्सॉर्ब करी थी 200, रिलीज करी 300। अब्सॉर्ब करी थी 200, रिलीज करी 300। नेट शेल तो 100 की एनर्जी कम होगी ना इस कॉपर प्लस के कंपैरेटिवली, ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। सो वाई कॉपर 2 प्लस एक्वस इज मोर स्टेबल देन द कॉपर प्लस एक्वस, समझ में आ गया। तो यहां पर एक बार जरा इस बुकलेट में इस वाले आंसर को पढ़ो एक बार। अब पढ़ो ध्यान से, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मतलब सुनेंगे बस। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस रादर देन कॉपर प्लस aqueous is due to the much more negative hydration enthalpy of copper 2 plus aqueous then copper plus, which more than, जो कि इतनी ज्यादा होती है, which compensate for the second ionization enthalpy of copper, जो कि इतनी ज्यादा थी ना कि उसने सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी जो थी ना कॉपर की, उसको भी बोलो क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। कंपनसेट मतलब उसकी भरपाई कर दी, जो उसने एनर्जी ली थी ना जिससे वो हाई चला गया था, उससे कहीं ज्यादा उसने रिलीज करी, जिसकी वजह से उसकी भी भरपाई कर दी और लो एनर्जी पे आ गया। और लो एनर्जी का मतलब बोलो क्या, स्टेबिलिटी। अब इतना तो यार साइंस के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो ज्यादा लो एनर्जी पे होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब कॉपर 2 प्लस ज्यादा लो पे क्यों चला है, तो वो आपको सोचना है कि कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस बनते तो हाई पे गया, लेकिन फिर बाद में कॉपर 2 प्लस ने जब बॉन्ड बनाया तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हुई, इतनी ज्यादा रिलीज हुई कि उसने जो एनर्जी ली थी इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए, कॉपर 2 प्लस तक पहुंचने के लिए, वो भी भरपाई कर दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ज्यादा स्टेप। हाँ नहीं, देखो और कंपाउंड्स के साथ नहीं आएगा ये चीज, क्योंकि ये जो कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस वाला लफड़ा है ना, ये इसी में दिखेगा आपको। और में तो या तो पूरे पे +2 पे बिल्कुल स्टेबल होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ऐसा हम नहीं सोच सकते कि सबके साथ ऐसा हो। जिसके साथ ऐसा है हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है ना, क्लास एक चीज अभी हम डिस्कस नहीं करी इसके अंदर लास्ट, कि जितने भी कॉपर प्लस अभी सॉल्यूशन में वो क्या करेंगे, सब बच्चे देखना भाई, जितने भी कॉपर प्लस है वो क्या करेंगे सुधांशु, हर कॉपर प्लस की क्या कोशिश होगी कि मैं एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बन जाऊं। तो एक कॉपर प्लस ने ऐसा करा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करा और क्या बन गया बोलो। तो जब एक रिलीज करेगा तो मजबूरन दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और एक रिलीज करके 2 प्लस बना और दूसरा वाला कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करके बोलो क्या बना, कॉपर बना। तो पूरी रिएक्शन में ऐसा होता है कि सारे कॉपर प्लसेस आधे बन जाएंगे कॉपर 2 प्लस और आधे क्या बन जाएंगे बोलो, कॉपर, क्योंकि सर 2 प्लस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो कोई तो गेन करेगा। तो एक कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दूसरा गेन करके अपने आप को बोलो क्या बना लेता है, कॉपर बना लेता है। लेकिन कोई भी बच्चा ना पेपर में ये मत लिखना, किसी को समझ में नहीं आने वाला ये सब। टीचर समझ जाएगा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर करने होते हैं आप लोगों को। ये सब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि बॉन्ड टूटता है तो एंडो, बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनता है तो बोलो क्या, एक्सो, बनते वक्त रिलीज होती है। तो पानी के साथ बॉन्ड बनते वक्त जो रिलीज होती है उसको बोलो क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी पानी के साथ बॉन्ड बनते वक्त रिलीज होती है। फिर क्यों ऐसा है कि कॉपर 2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, फिर यहाँ पर ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जिस बच्चे ने क्लास में ढंग से सुना है ना, वो इस चीज को देखते ही समझ जाएगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। इस वक्त एनर्जी लेके काम कर रहा था, बाद में एनर्जी दी है, सर ली थी तो कम ली थी, और जब एनर्जी दी है तो ज्यादा दी है। तो नेट शेल रिजल्ट ना कम हुआ है कॉपर प्लस का, तो लो एनर्जी पे आ गया सर, 400 पे आ गया, वो 500 पे रह गया सर, कॉपर 2 प्लस ज्यादा स्टेबल। और आप कभी भी पेपर के अंदर ना इतना कुछ झमेला नहीं लिखेंगे। पेपर में क्या लिखेंगे, ये 3 लाइन है, और अगर आपने अपनी राम कहानी लिख दी यहाँ पर, कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। अपनी तरफ से कुछ भी कहानी मत बना के आना कि ये था वो था ऐसा था वैसा था, सीधा लिखना द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 प्लस रादर देन कॉपर प्लस is due to the much more negative hydration enthalpy of copper 2 plus than copper plus, which is more than compensate, ऐसे लिख सकते हैं ना, which is more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। ये सिंपल भैया, रट्टा मार लो इस चीज का, हमें समझ तो लिया ना, रट्टा तब मार रहे हैं जो समझ लिया है, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ, पक्की बात है। अब यार देखो सुनो, कोई नहीं ट्यूशन है तो कोई नहीं बैठ रही, ट्यूशन ही है, कोई नहीं, छोड़ दो। अब देखो ऐसा है, वैसे सारा हो गया है, लेकिन 2 बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में बचे हुए हैं। लेकिन मान के चलो कि डी ब्लॉक ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म। दिख गया ना आप लोगों को सारा का सारा, मैंने लास्ट तक पढ़ा दिया आप लोगों को। बीच में एक आध क्वेश्चन बचा हुआ, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा के अब ब्लॉक शुरू कराऊंगा। लेकिन आज की क्लास समझ में आ गई सारी की सारी, श्योर? भाग जाओ। नमस्ते भाई, नमस्ते।